हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल हॉरर। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। कई बार आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी किस्मत आपको ऐसी चीज़ों से रूबरू कराती है जिनके ऊपर आप शायद कभी एतबार नहीं करेंगे। जब आप उन चीज़ों से सामना करते हैं और जहाँ आपको लगता है कि एक कहानी ख़त्म हो गई है, तो वहीं से दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है हमाद ने। ये इंसिडेंट हमाद के साथ 2024 में पेश आया था। हमाद कोलकाता के रहने वाले हैं। ये वहाँ पर एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं और इन्हीं के फ्लोर में 3 फ्लैट हैं। उनमें से एक फ्लैट इनका है और इन्हीं के सामने वाले फ्लैट में इनका कज़न ब्रदर रहता है। इसका नाम है एहतशाम। अब ये लोग जो हैं कई सालों से अपने आबाई गाँव नहीं गए थे। इनका ताल्लुक बिहार से था, लेकिन काम के सिलसिले में ये लोग सब कोलकाता शिफ्ट हो गए थे और तकरीबन पिछले 7-8 सालों में से ये अपने आबाई गांव नहीं गए थे। इनका जो गांव था वो बिहार के शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा रिमोट विलेज था जिसका नाम था मिल्की चाक। तो इस बार जब इनकी विंटर वेकेशन हुई तो सभी कज़न ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग इस बार अपने गाँव जाएंगे बिहार। और ये फैमिली समेत सब के सब लोग पहुँचे अपने गाँव बिहार। वहाँ गाँव में उनका जो घर था वो अच्छा खासा बड़ा था। इसमें तकरीबन 15-20 रूम्स थे और उन्हीं के घर के जस्ट पास में थी एक हवेली जिसकी छत उनके घर के छत से ऑलमोस्ट टच करती थी। मतलब आप हाथ आगे बढ़ाओ तो उस हवेली की छत को आप टच कर सकते हो। लेकिन वो हवेली उनके घर की तरह गुलजार नहीं थी। उस हवेली में कोई नहीं रहता था। अगर आप उस घर की छत के टेरेस पर खड़े हो जाओ तो जो पहला व्यू मिलता है वो उसी हवेली का था। वो बहुत पुरानी हवेली जिसकी जली हुई दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और बाहर था एक बहुत बड़ा सा कोर्टयार्ड जिसके अंदर किसी के न रहने की वजह से जंगली घास फूस उगी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वक्त यहीं पर रुक गया हो। पहले ही दिन से जब यहाँ पहुंचे तो उस हवेली से आने वाली हवा के अंदर उनको मिट्टी और कुछ जले हुए होने की खुशबू आया करती थी। रात के टाइम पर ऐसा लगता था कि छत के ऊपर मानो कोई पैर घसीटते हुए चल रहा हो। और कई बार रात को 2-3 बजे के आसपास सरगोशी आती थी, फिर किसी को कुछ भी दिखता नहीं था। उस हवेली के बारे में सभी को अच्छे से वार्न किया गया था कि जब तक यहाँ रहे हो एक बात मत भूलना, गलती से भी इस हवेली में मत जाना। वहाँ गिलू रहता है। गिलू नाम था। ये उसके गांव के अंदर बहुत ही धीरे से बोला जाता था। गांव वालों के मुताबिक गेलू एक सिंपल सा मोटा सा लड़का था। उसका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा मोटा था और ऐसे लोग जनरली लोगों की ब्लकिंग का यानी उनको चिढ़ाने का शिकार होते हैं। गांव में जो भी छोटा बच्चा उसकी उम्र का था वो उसे चिढ़ाया करता था। ना सिर्फ कोई बच्चा, बड़े लोग भी उसे बहुत चिढ़ाते थे और उसका नाम मोटका पड़ गया था गाँव में। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उसका मोटका बुलाया करते थे। गिलू को ये बात बहुत बुरी लगती थी। और एक दिन की बात है, गिलू के फादर जो हैं वो केरोसिन का एक डिब्बा लेकर आए थे 5 लीटर का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सुराग था। उन्हें पता नहीं लगा और जब उन्होंने केरोसिन रखा हुआ था वहाँ से बहुत सारा केरोसिन लीक हो गया था। जब घर में स्मेल हुई तो उन लोगों ने, उसके फादर और मदर ने वो मिलकर वहाँ से केरोसिन साफ कर रहे थे तो गिलू भी उनके साथ काम में लग गया। ये टाइम था दिवाली का और उस टाइम पर आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो पटाखे वगैरह चलाते हैं। तो बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने गिलू को चिढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने पटाखों की एक लड़ी जलाकर खिड़की से गिलू के घर में फेंक दी। बदकिस्मती की बात यह थी कि जहाँ ये लोग केरोसिन साफ कर रहे थे ये पटाखे की लड़ी वहीं जाकर गिरी और जैसे पटाखे फूटे केरोसिन ने आग पकड़ ली और तीनों के तीनों आग में जलकर मर गए। आग इतनी तेजी से फैली, वो केरोसिन की जो बोतल थी उसके वाइस से पूरे के पूरे घर को अपनी आग की लपेट में ले लिया था और इन तीनों को बचने का मौका ही नहीं मिला। और तब से गांव के लोग कहते हैं कि वहां घर श्राप्त हो गया था। गिलू और उसके माँ बाप तो मर गए थे, लेकिन उसके बाद से गांव के अंदर अलग अलग वाक़यात होने लगे। वो हर एक बच्चा जो गिलू को चिढ़ाया करता था एक एक करके उसकी मौत होने लगी और मौत होती थी जल कर। पूरे गांव में यही बात थी कि गिलू ने अपनी मौत के बाद अपनी मौत का भी बदला लिया और जो लोग उसे जिंदा रहने के टाइम परेशान करते थे उन सबको भी उसने मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए अब उस हवेली के आसपास कोई नहीं भटकता था, लेकिन उनका जो घर था वो उससे बिल्कुल टच होकर रहता था।
ये कुछ भी नहीं कर सकते थे जब इनको ये सारी बातें पता लगी। इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग मिलने के बाद उन लोगों का मन कर रहा था कि क्यों ना इस हवेली को जाकर एक्सपोज किया जाए। अब एक रात जब सब सो गए थे तो हमाद, हमजा और एहतशाम, उन तीनों की उम्र सिर्फ 14 से 16 साल के बीच थी। उन्होंने प्लान बनाया कि आज रात को ये उस हवेली को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि सब लोग कहते हैं कि ये सच है, तो हम भी देखेंगे कि ये सच है कि नहीं। छत के रास्ते से चुपचाप उस हवेली के अंदर घुस जाते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, दीवारें जल जल कर काली हो रही थीं और वहाँ पर अभी भी जली हुई लकड़ी की जो स्मेल थी पूरे घर के अंदर फैली हुई थी। 7 टोटल कमरे थे और उस घर के अंदर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उन लोगों को एक अजीब सी वाइब दे रहा था। अंदर घुसकर ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में उस घर को एक्सप्लोर करने लगे। हमाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक्सप्लोर कर रहा था, हमजा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चला गया और एहतशाम भी अपना एक्सप्लोर करते हुए एक दूसरे रूम के अंदर चला गया। और तभी अचानक से हमाद के चीखने की आवाज़ आई। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर वो भागता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा तो हमजा बेहोश पड़ा हुआ था। हमाद ने उसको बुलाया, हिलाया कि उसे होश में लेकर आए। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो बोला, बस भाग 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 यहाँ से। दोनों के दोनों वहाँ से भागते हैं और ये भूल जाते हैं कि एहतशाम भी उनके साथ था। उन्हें लगा कि उनकी चीख की आवाज़ सुनकर शायद एहतशाम भी वहाँ से निकलेगा, क्योंकि जाते आते वो बोलते थे, भागो भागो निकलो यहाँ से। वो लोग वापस छत के रास्ते सीधे अपने कमरे में पहुँचते हैं और वो इतना बुरी तरह से डर गए थे, घबरा गए थे कि घर पहुँचते ही सीधे अपने कंबल में घुस गए। और फिर सुबह उठते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि एहतशाम उनकी कितनी देर बाद आया या नहीं आया। सुबह लोग उठते हैं लेकिन अगली सुबह पहले जैसी नहीं थी। धीरे धीरे अब उनकी लाइफ में चीज़ें बदलने लगी थी। और सबसे पहला इंसिडेंट हुआ आयशा के साथ। आयशा अपने कमरे के अंदर अकेली सोई हुई थी। दोपहर का टाइम था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर, उसकी कमर पर जैसे नाखून से किसी ने छील दिया हो। उसने सबको बुलाकर बताया अपने कज़न को, तो सब लोग शॉक थे क्योंकि उस टाइम उसके रूम में कोई नहीं था और आयशा ने रूम अंदर से लॉक किया हुआ था। खैर सब ने उससे बोला कि हो सकता है नींद में तूने अपने नाखून मार लिए हों, बट अगर आप अपने नाखून मारोगे तो भी आपको पता लगता है इतने सेंसेस एक इंसान में होते हैं। खैर सब लोगों ने इस बात को इग्नोर किया। अच्छा ये तीनों वहाँ जाकर आए थे, ये बात किसी को भी नहीं पता थी इन तीनों के अलावा। अब धीरे धीरे उन सभी कज़न्स को हमजा के अंदर कुछ चेंजिंग्स नज़र आने लगी। सब लोगों ने ऑब्जर्व किया था वो बचपन ही से अपने आप में बातें किया करता था। उसका इलाज भी कराया गया और उसके लिए हमजा के जो मदर फादर थे उन्होंने सब लोगों से कहा था कि अगर कभी तुम हमजा को इस तरह से हवा में खुद से बातें करते देखो तो इसे टोक देना, इससे इसकी ये आदत छूट जाती है। लेकिन इस बार जो हमजा था वो इस तरीके से बात नहीं कर रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। एक दिन की बात है, हमाद अपने कमरे में किसी काम से गया तो उसकी नज़र पड़ी तो हमजा मिरर के सामने खड़ा हुआ था और मिरर के सामने खड़ा होकर वो खुद को देखते हुए बोल रहा था, सबको जला दूंगा, मुझे भी जला दिया था, सबको जला दूंगा। हमाद ने उसको देखा और उसके मिरर में देखा तो था तो हमजा, लेकिन उसका चेहरा चेंज हो रहा था। उसे लगता है कि उसके चेहरे में कोई और है। हालांकि आखिर हमजा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। इधर इनके घर के आसपास के लोगों से मुर्गे और मुर्गियां गायब होने लगे और ये जो मुर्ग गायब होते हैं ये मिलते थे हमाद के घर के पास से। गौशाला थी, उसमें जिस हालत में ये मुर्गे मिलते थे, इन सब मुर्गे और मुर्गियों की गर्दन गायब थी और इनके खून से लथपथ बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी होती थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने अपने दांतों से उनकी गर्दन को खा लिया हो या फिर किसी इंसान ने। अब अगली शाम सब लोग आंगन में बैठे थे तो एक चीख से पूरे घर वालों की नींद टूटी। बचाओ बचाओ, ये आवाज़ ज़ोबिया की थी। वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। सारे घर वाले दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमजा उसकी गर्दन पकड़कर दबा रहा है और उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं और उसके चेहरे के ऊपर एक अलग सा गुस्सा था। सब मिलके उसे खींच के हटाने लगे, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, या फिर ये कहो कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी कि सब मिलकर भी उसे हटा नहीं पा रहे थे।
इधर जोबिया का दम घुटने लग गया था। उसकी आंखें निकल के बाहर आना शुरू हो गई थी क्योंकि उसकी जो गर्दन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ये सब देखकर हम्जा ने ऊपर चढ़कर हमाद ने ऊपर चढ़कर हमजा के बाल पकड़कर पीछे खींचे और सब लोग मिलकर उसके पंजों को खींचने लगे ताकि जोबिया की गर्दन उसके पंजों से आज़ाद हो जाए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जोबिया की गर्दन छुड़वाई। गर्दन छुड़ाते जोबिया ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी, खांसते हुए, और जोबिया की हालत देखकर अयान को आता है गुस्सा और वो छींक कर एक थप्पड़ मारता है हमजा को। एक थप्पड़ मारते ही हमजा बेहोश, जैसे उसके शरीर से कुछ निकल गया हो। इंसिडेंट से पूरा परिवार हिल गया था और सबको समझ में आ गया था कि हमजा के ऊपर कोई ना कोई ऊपरी साया है। इतना कुछ होते देख हमाद ने सारे घर वालों को ये बताया कि कैसे वो लोग उस पड़ोस वाली हवेली में रात को गए थे और वहां से आने के बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये बात सुनकर सारे घर वाले नाराज हुए और बोले कि जब एक काम के लिए उन लोगों को मना किया, उन मनहूसों ने वही काम किया है। थोड़ी बहस बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अभी तो उसको उठाओ सुलाओ, कल सुबह देखते हैं इसका क्या करना है। इसके बाद हमजा को उठाया गया और उसको कमरे के अंदर जो है वो ले जाया गया और बाकी सारे भाई वहीं हमजा के साथ सोए। लेकिन हमजा उस रात वापस नहीं उठा, यानी मतलब वो सोता रहा, उसकी नींद नहीं खुली। अगली सुबह ही वो सीधा उठा। अगले दिन उसको ये डिसाइड करना था कि हमजा का इलाज कैसे करवाना है। लेकिन उसी दिन उनके परिवार में से किसी के साथ कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया और उनके चक्कर में ये लोग भूल ही गए कि उनको हमजा को भी कुछ करना है। उसी रात के टाइम पर उनके यहाँ लाइट चली गई। आप जानते हैं कि गांव के अंदर लाइट अक्सर चली जाती है, लेकिन सर्दियों की रात थी तो सभी लोग छत के ऊपर बैठे हुए थे और उनसे कुछ तंदूर वगैरह लगा रखा था, उसी पर खाना वगैरह बना रहे थे। यूसुफ जो था वो नीचे गया था घर में एमरजेंसी लाइट लेने और हमजा भी अपने रूम में ही लेटा हुआ था और तभी अचानक से घर के अंदर एक चीख गूंजी। ये आवाज़ यूसुफ की थी। वो चीख कर सब लोग बरामदे की तरफ भागे। जो छत की दीवार होती है वहाँ से बरामदा दिखता था और बरामदे के अंदर यूसुफ चल रहा था और भाग रहा था और उसके पीछे हमजा चाकू लेकर भाग रहा था, जैसे वो आज हमजा को मार ही देगा। ये देखते ही सब लोग तुरंत नीचे भागे। उन्होंने भागकर हमजा को पकड़ा और उसे रस्सियों से बांध दिया, लेकिन उसका चेहरा वो हमजा नहीं लग रहा था। वो उसके मुंह के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, कभी एक बच्चे की, कभी एक आदमी की, बहुत गहरी मर्दाना आवाज़, सबको जला दूंगा, मैं सबको जला दूंगा। उनके पिताजी के कहने पर अयान भाग के पड़ोस वाली मस्जिद में गया जो पास में उनके मस्जिद थी और वहीं से मौलवी साहब को बुलाकर ले आया। मौलवी साहब वहाँ से आए और उन्होंने तिलावत शुरू की और उनकी शुरू करते ही हवाएं तेज़ हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान के अंदर कुछ घूम रहा है। और फिर इसके बाद वो हुआ जिस पर किसी की भी आंखें विश्वास नहीं कर सकती। अचानक से हमजा हवा में उठ गया, ज़मीन से 3 फीट ऊपर, और सबको अलग ही आंखों से घूर रहा था। और उसके बाद तो हमजा इतनी तेज चिल्लाया कि मानो पूरे का पूरा गांव उठ गया। इतना देख आयशा और यूसुफ वहीं के वहीं बेहोश हो गए। हालत सबकी ख़राब थी, लेकिन हमजा को बचाना था। मौलवी साहब ने कहा कि सभी बच्चों को घर के अंदर लेकर जाओ, सिर्फ हमाद और अयान ही बाहर थे। मौलवी के साथ फिर वापस से इसका शरीर हिला, हड्डियां टूटने जैसी आवाज़ आई और फिर एक दर्द भरी चीख, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ। हमजा के शरीर के अंदर कोई और था। मौलवी ने कहा ये गिलू नहीं है, ये उसका बाप है, वो यहाँ बदला लेने आया है। यहाँ मौलवी साहब हमजा को कंट्रोल करने की और ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तो जितना वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। तभी इसमें से गिलू की आवाज़ आती, कभी उसकी माँ की, कभी उसके बाप की, और तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। करीब 3 घंटे के बाद हमजा होश में आया। मौलवी ने कहा कि अब इसका पोजीशन ख़त्म हो चुका है, अब ये ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ प्रोसेस किया और हमजा के गले में एक तवीज़ बांधा और कहा कि अब चिंता ना करें, ये फ्री हो चुका है और हमजा बिल्कुल सेफ है। और इस तरह से मौलवी साहब ने हमजा को गिलू और उसके परिवार के चुंगल से बचाया।